रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक रैम की कहानी को लेके, एक रैम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैं कहानी नहीं लेके आ पाया, उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैंने आप लोग को परसों वाले दिन ही बताया था कि कहानी रिकॉर्डेड है और मैं कहीं जा रहा हूँ। अगर जल्द लौट आया तो कहानी बना दूंगा, और अगर लेट होया तो फिर मैं कहानी नहीं बना पाऊँगा, फिर अगले दिन मुलाकात होगी। और दोस्तों, हुआ भी यही कि कल देर रात में घर लौटा। उसके बाद में थकान इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय हो चुका था। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कहानी को शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको पोस्ट करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों की भी नींद ख़राब होगी और मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, थका हारा आया हूँ तो थोड़ा सा सो जाता हूँ, इसलिए कल के दिन कहानी नहीं सुना पाया। लेकिन आज मैं आप लोग के सामने जिस कहानी को लेकर आया हूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये कहानी आप लोग के मन को, आप लोग के तन को, आप लोगों के दिमाग को कचोट के रख सकती है। क्योंकि ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि कोई भी सीधा साधा व्यक्ति अगर इस कहानी को सुने तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाए। कहानी फ़िरोज़ाबाद की है। फ़िरोज़ाबाद में एक जगह लगती है शिकोहाबाद, और यहीं शिकोहाबाद में एक थाना आता है पजाया रुकनपुर। यहीं की ये कहानी है। दरअसल इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति, यानी जिसका नाम मुकीम था, काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार था, मुस्लिम परिवार था। तो गरीब परिवार था और जो मुकीम था ये जूस बूस का ठेला वगैरह लगाया करता था। उसी जूस के ठेले से इसका जो परिवार था उसका भरण पोषण चल रहा था। मुकीम शादीशुदा था, इसकी पत्नी का नाम फरजाना था और इसके 3-4 बच्चे भी थे। बच्चे छोटे छोटे थे, यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम जीशान था, उसकी उम्र महज 12 साल के आसपास थी। अच्छा, जो बेचारा मुकीम था ये अपने बच्चों को हर संभव कोशिश कर रहा था कि उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सके, उनको अच्छे से पैसे दे सके ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एंड सेकेंडली, मुकीम अपनी पत्नी फरजाना को भी खुश रखने के लिए हर एक संभव कोशिश करता था। और दोस्तों, होता भी वैसा ही था। जो मुकीम था ये दिन भर अपना जो जूस का ठेला था वो लगा था, शाम को जो कुछ पैसे आते उससे अपनी पत्नी फरजाना के हाथ पे रख देता। इसी तरीके से चीज़ें चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है, यानी फरवरी लास्ट के महीने में, फरवरी लास्ट साल 2023 का ये वक्त था। फरवरी लास्ट साल 2023 के वक्त में जो मुकीम था ये ठेला लेकर गया हुआ था, शाम के वक्त लौट कर आता है। उसके बाद में ये अपने बेटे जीशान को देखने की कोशिश करता है कि जीशान कहाँ है। लेकिन शुरुआत में मुकीम को ये लगता है कि शायद जीशान कहीं घूमने के लिए गया हुआ, इसलिए मुकीम भी अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, और जब बेटे जीशान के बारे में कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो जो मुकीम था इसकी थोड़ी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। मुकीम मन ही मन में परेशान होने लगता है कि आखिरकार उसका बेटा जीशान अभी तक क्यों नहीं आया है। अब मुकीम के मन में यह भी था कि हो सकता है कि वो उसकी पत्नी फरजाना के साथ में गया हो, लेकिन मुकीम इंतज़ार करता रहता है, समय यूं ही गुजरता रहता है। और दोस्तों, तकरीबन शाम का वक्त ही आ जाता है, और उस समय जो मुकीम की पत्नी फरजाना होती है ये भी घर पे लौट के आ जाती है। जब मुकीम की पत्नी फरजाना घर पर लौट के आती है तो मुकीम अपनी पत्नी फरजाना से ये पूछता है कि जीशान कहाँ है। तो जो फरजाना होती है वो यही कहती है कि जीशान मेरे साथ तो गया नहीं। मुकीम बताता है कि मैं बहुत समय से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन जीशान का कहीं कुछ पता नहीं है। अब जैसे ही उस जीशान की माँ फरजाना ये बात सुनती है कि उसका बेटा जीशान, जिसकी उम्र महज अभी 12 साल के आसपास है, पूरा दिन हो गया गायब है, शाम होने को चली है, लौट कर नहीं आया। अब माँ का दिल कितना छोटा दिल होता है, इसलिए जो माँ होती है जब ये बात सुनती है तो उसका तो कलेजा कांप जाता है। माँ बेचारी बदहवास तरीके से भागती है, गांव में पहुंचती है, आस पड़ोस के घरों में पहुंचती है, उसके दोस्तों के यहाँ पहुंचती है, हर जगह ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसका बेटा जीशान यहाँ पर आया है या फिर नहीं आया, या फिर जीशान को किसी ने कहीं जाते देखा, आते देखा, किसी के साथ खेलने जाते देखा। लेकिन दोस्तों, जीशान अगर किसी के घर गया हो तो वो बताए। हर कोई यही कहता है कि जीशान को तो आज हमने देखा ही नहीं। अब बेटे जीशान के बारे में जब कहीं से सूचना नहीं मिलती है, कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो जो माँ फरजाना होती है इसका भी बुरा हाल होता है। जो फरजाना का पति मुकीम होता है, यानी जीशान का पिता, उसका भी बुरा हाल होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे दिन ढलने की तरफ जाता है, मुकीम और फरजाना की, इन दोनों की चिंताएं जो थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब दोस्तों, जीशान के बारे में जब कहीं से कोई सूचना मिलती नहीं है
तो उसके बाद में मुकीम और फरजाना ये दोनों फैसला करते हैं कि जीशान जहाँ कहीं भी खेलने जा सकता है, यानी वो ग्राउंड्स जहाँ पर अक्सर बच्चे खेलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिना बताए कहीं पर चले जाते हैं, बिना बताए खेलने चले जाते हैं। लिहाजा फरजाना और मुकीम उन सारे ही ग्राउंड्स की खाक छानते हैं, हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी जीशान का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। परिवार वाले परेशान थे, मुकीम और फरजाना का जो कलेजा था ये कांप रहा था, और कहीं ना कहीं इनके जहन में ये था कि इनके बच्चे के साथ में कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लिहाजा पूरी रात ये दोनों बेचैन रहते हैं, पूरी रात बहुत बेचैन होकर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी रात इन्होंने ढूंढा, लेकिन इस जीशान के बारे में कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब सुबह का ऑलमोस्ट वक्त आ जाता है। अब इन दोनों पति पत्नी को लगने लगता है कि जीशान अगर कहीं गया होता तो आ जाता, ज़रूर हमारे बेटे के साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। इसलिए अब मुकीम और फरजाना सोचते हैं कि अब पुलिस का सहारा लेना ही उचित होगा। लिहाजा उसके बाद में होता क्या है, जो मुकीम है दौड़ा दौड़ा भागा भागा नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचता है और वहां पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले जब इस तरीके से रिपोर्ट सुनते हैं कि एक 12 साल का लड़का जो कहीं अचानक गुम हो गया है, रिपोर्ट लिखते हैं, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और सबसे पहले मुकीम से ये पूछताछ करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बेटे का अपहरण हो गया हो। अब मुकीम कहता है कि साहब मेरे बेटे का अपहरण कौन ही करेगा, अपहरण ज़्यादातर पैसों की या फिर रंगदारी के लिए ही होता है। कोई पैसे मांगता है, पैसे की डिमांड करता है, तो कोई भला अगर मेरे बच्चे का अपहरण करेगा तो उसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जिसके पेट में सही से खाना नहीं है, सही से दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रोज़मर्रा का खर्चा भी बहुत मुश्किल से होता है, तो ऐसे में कोई मेरे 12 साल के बेटे का अपहरण कर भला मुझसे क्या डिमांड करेगा। पुलिस वालों को मुकीम की बात ये जायज़ लगती है। उसके बाद में पुलिस वाले मुकीम से ये पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी रंजिश या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन। तो मुकीम कहता है कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हैं और भला हम इस गरीबी में किसी से दुश्मनी मोल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि गरीबी में घर परिवार को चलाना ही मुश्किल होता है, तो ऐसे में दुश्मनी कर हम कहाँ जाएंगे। साहब हमारी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई रंजिश है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि किसी ने हमारे बेटे की दुश्मनी में हत्या कर दी हो या फिर उसे अपहरण कर लिया हो या फिर कुछ और। तो उसके बाद में पुलिस वालों को लगता है कि ये मामला ना तो अपहरण का है, ना दुश्मनी रंजिश का है, ज़रूर से ज़रूर या तो जीशान कहीं पर चला गया या फिर इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गई। लिहाजा जो पुलिस की एक टीम होती है तुरंत मुकीम के घर के पास पहुंचती है और वहां पर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है। पूरे दिन में क्या हुआ, जीशान को किसने देखा, क्योंकि मुकीम तो जूस बेचने चला गया था, माँ कहीं मार्केट चली गई थी, तो ऐसे में जीशान घर से कब निकला, जीशान के साथ कौन था, जीशान को लास्ट बार किसने देखा, इन सारी ही चीज़ों के बारे में पुलिस पूरे मोहल्ले के अंदर छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ऑलरेडी इस पूरे मोहल्ले के अंदर घर वालों ने पूछताछ कर ली थी और पुलिस भी मोहल्ले वालों से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई इनपुट, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस बड़ा परेशान है, पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ जाए। पुलिस भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगती है, क्योंकि तकरीबन 2 दिन का समय गुजर चुका था और इन 2 दिनों के अंदर पुलिस के पास में अभी भी इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस को धीरे धीरे ये डर भी सता रहा था कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो थोड़ी बदनामी भी हो जाएगी, और ऐसे में अगर मामला नहीं सुलझा, ऊपर से प्रेशर पड़ा, तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए अब ये जो मामला था ये वहाँ के जो एसपी कुंवर विजय सिंह होते हैं उनके पास पहुँचता है। वो इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में लेते हैं और ख़ुद इस मामले को बहुत ही डीप जाकर इस मामले में रिसर्च करते हैं। इसी बीच में पुलिस के पास में एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति बताता है कि साहब इस बच्चे के बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो समय आप बता रहे हैं, उस समय के आसपास मैंने इस बच्चे जीशान को उसके चाचा फरमान के साथ आते जाते देखा था। यानी फरमान अपने चाचा के सामने साथ में उसी समय जा रहा था जिस समय एग्जैक्ट तुम बता रहे हो। तो हो ना हो आप एक बार फरमान से पूछताछ कर लीजिए। अब जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस ने इस बारे में मुकीम से पूछताछ की। मुकीम से पूछा कि तुम्हारा भाई फरमान कहाँ है और क्या वो तुम्हारे घर पे आता है, और ऐसी ऐसी सूचना मिली है। तो जो मुकीम होता है वो पुलिस से कहता है कि साहब फरमान तो हमारे घर पे आता ही नहीं, कभी कभार आता है, वो हमारे साथ रहता नहीं, कभी कभार आता है, खाना वगैरह खाता है और खाना वगैरह खाने के बाद में चला जाता है, इससे ज़्यादा फरमान का यहाँ पर आना जाना होता नहीं। अब इधर मुकीम कह रहा है कि फरमान हमारे साथ में रहता नहीं,
इधर बताने वाले ने बताया कि उसने जीशान जो 12 साल का बच्चा था उसको लास्ट बार फरमान के साथ ही देखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गहरा राज है और इस राज से अगर कोई पर्दा उठा सकता है तो वो फरमान ही उठा सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब मुकीम से फरमान का एड्रेस लेते हैं और वहाँ से फरमान को उठा लेते हैं। फरमान को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले फरमान से पूछताछ करते हैं तो फरमान पुलिस के सामने रोने लग जाता है। फरमान कहता है कि साहब, एक तो मेरा भतीजा जीशान गायब है और आप उल्टा मेरे भतीजे को ढूंढने की बजाय मुझी पे शक कर रहे हैं, मुझी को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तरीके से जीशान कहता है कि साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, इसलिए आप हमें परेशान कर रहे हो। अब पुलिस बड़ा असमंजस में पड़ती है कि एक तो एक लड़का गायब है। बताने वाले ने बताया कि उसने लास्ट बार फरमान के साथ ही जीशान को देखा। इधर जो फरमान है वो बता रहा है कि उसका जो भतीजा है वो गुम है और तुम उसे बेवजह परेशान कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो फरमान था ये पुलिस से कुछ इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था कि पुलिस को इसके ऊपर डाउट हो जाता है। अब पुलिस वाले जो थे वो इस फरमान से कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी है वो सब कुछ सच सच बता दो, और अगर हमने पुलिस या अंदाज में तुमसे पूछताछ की तो फिर तुम मुर्दे भी बोलने लगते हैं और तुम तो अभी ज़िंदा हो। अब जब पुलिस वाले इससे ये बात कहते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इस फरमान का जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास टूट जाता है और उसके बाद में जो फरमान था धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है। और दोस्तों, मुंह खोलने के बाद में ये जो फरमान था जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितने नाते, न जाने कितने भरोसे वाली बातें, सारी की सारी चीज़ें एक नहीं बल्कि कई कई मर्तबा तार तार हो जाती हैं। दरअसल जो फरमान था ये पुलिस के सामने बताता है कि अपने भतीजे जीशान की हत्या उसने ही की है। अब जैसे ही अपना इकबाल जुर्म ये फरमान करता है तो पुलिस वाले इससे कत्ल करने के पीछे का मोटिव पूछते हैं। जब इससे कत्ल करने के पीछे का मोटिव पूछा जाता है तो फरमान बताता है कि दरअसल फरमान अपनी भाभी फरजाना से मोहब्बत करता था। दरअसल जो फरजाना थी अपने पति के साथ में, मुकीम के साथ में अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन जो मुकीम था ये ठेला लगाया करता था फलों का, तो दिन दिन भर ये घर से बाहर रहता। फरजाना जिसके बच्चे छोटे थे, तो अभी फरजाना की उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी, घर पे आए दिन ये अकेली ही रहा करती थी। तो इसी बीच में जो फरजाना का देवर फरमान था ये भी घर पे आया जाया करता था। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, धीरे धीरे दोनों का समय गुजर जाता। फरजाना को भी अच्छा लगता, ये बात फरमान को भी अच्छी लगती कि भाभी से चलो थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है। इसी बहाने जो फरमान था ये आए दिन फरजाना यानी मुकीम के घर आने लगा था और इन दोनों के बीच में ये जो हंसी मजाक होती है कब एक दूसरे के साथ में मोहब्बत या फिर यूँ कहें कि नाजायज़ रिश्तों में बन जाती है, बदल जाती है, इन दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। अब दोस्तों इन दोनों को मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन इस मोहब्बत का कोई फ्यूचर नहीं था, इस मोहब्बत का कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि फरजाना ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके 3-4 बच्चे भी थे, एक बच्चा तो 12 साल का था। दूसरी तरफ जो फरमान था ये कोई और नहीं था बल्कि फरजाना का सगा देवर। अगर ऐसे में ये दोनों कोई गलत कदम उठाते भी हैं तो फिर समाज क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, ये सारी बातें फरजाना और फरमान को परेशान करती और इस मोहब्बत का कोई भविष्य नहीं था। अगर ये दोनों इस मोहब्बत से कुछ फ़ायदा उठा सकते तो वो यही था कि बस ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ़िज़िकल हो सके। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ़िज़िकल होने लगते हैं। अब आए दिन जब कभी भी मुकीम घर से बाहर जाता, फरजाना जो थी फरमान को बुलाती, दोनों एक दूसरे के साथ में फ़िज़िकल होते, समय गुजारते, ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद में फरवरी साल 2023 का महीना आ जाता है और इस फरवरी साल 2023 के महीने में जो फरजाना का बेटा जीशान था जिसकी उम्र 12 साल के आसपास थी, ये बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। उसी समय फरमान आ जाता है। फरजाना और फरमान दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही गलत तरीके से इंटीमेट हो रहे होते हैं कि उसी बीच में घर के अंदर जो जीशान था उसकी एंट्री हो जाती है। दोस्तों जीशान की उम्र 12 साल के आसपास हो चुकी थी, उसे अच्छे और भले का यानी गुड और बैड चीज़ों का इल्म था, उसे नॉलेज थी इस बात की। इसलिए जीशान जब अपनी माँ को अपने चाचा फरमान के साथ में इस स्थिति में देखता है, वो समझ जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जीशान अपनी आंखें बंद करता है और घर के बाहर आके बैठ जाता है। अच्छा, फरजाना और फरमान ये दोनों देख चुके थे कि जीशान ने हमें देख लिया है, इसलिए ये दोनों भी अपने कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद में जीशान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जीशान था वो इन दोनों से बात करने की पोजीशन में नहीं था, वो इन दोनों से बात करना ही नहीं चाह रहा था। काफ़ी देर ये दोनों जीशान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कभी पैसों का लालच देते हैं तो कभी किसी चीज़ का लालच देते हैं,
लेकिन जीशान जो था उसको समझ थी कि मेरी माँ जो है मेरे पिता को धोखा दे रही है। इसलिए जीशान अपनी माँ और अपने चाचा से सिर्फ एक ही बात कहता है कि आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। भले ही जीशान ने इन दोनों से ये कह दिया था, लेकिन फरजाना और फरमान इन दोनों के जहन में यही चल रहा था कि अगर जीशान ने गलती से भी ये बात मुकीम के सामने बता दी, अपने पिता के सामने बता दी, तो समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। हो सकता है कि मुकीम फरजाना को बहुत ज़्यादा मारे पीटे, हो सकता है कि फरजाना को छोड़ दे, उसके बाद में फरमान को शादी करनी पड़े। लेकिन फरमान फरजाना से शादी करना चाहता नहीं था। वो तो बस फरजाना के साथ में थोड़ा समय गुजारना चाहता था ताकि वो अपनी अकेलेपन को एक तरीके से किसी के साथ में बिजी रख सके। अब इसी बीच में 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जीशान ने इस बारे में अपने पिता मुकीम से कोई भी जिक्र नहीं किया था। लेकिन दोस्तों फिर भी जो फरमान और फरजाना थे, इनके जहन में, इनके दिमाग में एक अजीब सा डर था। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी तरीके से ये दोनों डरे सहमे फिर सोचते हैं कि अगर जीशान ने ये बात कभी भी मुकीम को बता दी तो फिर क्या होगा। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना जीशान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। अब रुखसत भी करना है, प्लानिंग भी ऐसी करनी है कि कत्ल भी हो जाए और ये लोग पकड़े भी ना जाएं। 2-3 दिन के बाद में जीशान का जो चाचा होता है फरमान, वो जीशान के पास पहुंचता है। कहता है कि यार तुम हमसे नाराज़ हो, हमने गलती की है। इंसान गलतियों का बना हुआ होता है, लेकिन आगे से गलती नहीं करेंगे, चलो तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते। अच्छा, जो जीशान था उसके घर का सदस्य था, चाचा था फरमान, इसलिए जीशान भी सोचता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद में जीशान अपने चाचा फरमान के साथ हो लेता है। अब चाचा फरमान जो था ये अपने भतीजे जीशान को लेके छीछामई नहर के पास पहुंचता है और वहाँ पे ले जाने के बाद में वो अपने भतीजे के ऊपर हमला कर देता है। अब भतीजा महज 12 साल का, चाचा तो ऑलमोस्ट जवान है, तो भतीजा हाथ पैर थोड़ी देर में उसके काम छोड़ जाते हैं। जो फरमान था जीशान की हत्या करता है। हत्या करने के बाद में शव को छीछामई नहर के अंदर फेंकता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। अच्छा, जब ये बातें फरमान पुलिस को बता रहा था तो पुलिस की एक टीम छीछामई नहर पहुंचती है और वहाँ पर छानबीन की जाती है, लेकिन वहाँ से कोई भी डेड बॉडी मिलती नहीं। अब दोस्तों डेड बॉडी नहीं मिलती है तो पुलिस बड़ा परेशान। भले ही फरमान ने यहाँ पर अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया हो, ऐसी बहुत सारी कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो फिर कातिल को कातिल ठहरा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पुलिस भी इस मामले में लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक नहर पूरी छान मारी थी, उसके बाद भी डेड बॉडी मिली नहीं। तकरीबन 2 से 3 दिन का और समय गुजर जाता है। उसके बाद में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर जाकर एक डेड बॉडी मिलती है, एक बच्चे की। आस पड़ोस के गांव में इत्तला भिजवाई जाती है कि डेड बॉडी किसकी है, लेकिन वहाँ के आस पड़ोस के गाँव में कोई भी उस बच्चे को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन था, जो डेड बॉडी थी, उसके जो फोटोग्राफ्स थे, ये अलग अलग थानों में भेजे जाते हैं। और इसी तरीके का एक नोटिफिकेशन जो था, जो एसपी साहब होते हैं कुंवर रणविजय सिंह, उनके पास भी आता है। वो तुरंत मुकीम को बुलाते हैं, उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराते हैं। तो जो मुकीम था वो तुरंत अपने बेटे की डेड बॉडी की पहचान कर लेता है, शिनाख्त कर लेता है। मुकीम जब अपने बेटे की डेड बॉडी 4 से 5 दिन के बाद में सड़ी हुई अवस्था में देखता है तो आप उसके दर्द का, उसकी पीड़ा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बाप जिसका एक 12 साल का बच्चा कत्ल कर दिया गया हो, उसी की माँ और उसी के सगे भाई के हाथों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुकीम के सीने में कौन सा सांप लौट रहा होगा। यकीनन दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल तो भेजा गया और अभी इन पे जो चार्जशीट बनेगी उसके हिसाब से मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में किस तरीके की सज़ा इनको होती है तो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के अपराध करने वाले लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। कि एक महिला जिसका नाम फरजाना, उसने महज अपने जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने 12 साल के बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया। ऐसी महिलाओं के साथ में क्या होना चाहिए, आप लोग की जो भी राय हो आप लोग बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे बहुमूल्य कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, यानी परसों के दिन, उसमें श्रेयस शर्मा लिखते हैं आपकी कहानी आंखें खोल देती हैं मलिक भाई। तो श्रेयस शर्मा जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं, जब खुशबू को अपने जीजा से प्यार था तो शादी करके मुस्तकीम की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। ऐसे लोगों जो हैं वो समाज के नाम पर कलंक हैं। तो श्रेयस शर्मा जी मेरे भाई, आपने जो बात कही ये मैं इससे एग्री करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है कमेंट मोहित टंडन करके हैं, लिखते हैं हेलो शावेज, कीप इट अप, ट्रूली अप्रिशिएट द वे यू पुट अक्रॉस द क्राइम रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एस। तो मेरे भाई आपने जो बातें कही हैं और मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। आपने जिस तरीके से लिखा है ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है और आपकी सादगी भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया।
मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं, भाई जी कहानी में एक ज़रूरी सबक भी होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने, शुक्रिया आपका। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार। भैया नमस्कार। आगे लिखते हैं, सर जी मैं आपका कहानी सुनने के लिए यूट्यूब खोला तो देखा आपने मैसेज किए थे कि तबीयत ख़राब है, कहानी नहीं आएगी, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को बता दूं, कई व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं। दिनेश कुमार हैं जो लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं आपकी बातें लाजवाब होती हैं मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं, इस गर्मी के मौसम में सभी भाई बहनों से निवेदन है कि थोड़ा पंछियों के लिए पानी ज़रूर रखा करें। बहुत अच्छी बात कही देव कुमार जी ने कि हमें पंछियों के लिए छतों के ऊपर तसले या फिर परात जो होती है या फिर बाल्टे जो होते हैं उसके अंदर पानी रखना चाहिए, या आप मिट्टी का एक बर्तन भी खरीद के ला सकते हैं, जहाँ पर मेरी भाषा में इधर जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर उसको कुंडेली बोलते हैं। एक खान लिखते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और आप बहुत अच्छी आवाज़ में कहानी सुनाते हैं। तो एक खान जी शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं, राम राम भैया जी, वाकई कहानी बहुत अच्छी लगी, आप हमेशा खुश रहें। धीरज सिंह जी भैया राम राम, शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी अच्छी सुनाई आपने, हमेशा कामयाब रहें। तो जावेद अंसारी जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय लिखते हैं, नाइस स्टोरी मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, नाइस स्टोरी, हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं, भाई जी आपने कहा कि 31 तारीख को आप लाइव नहीं आए थे। तो देव कुमार जी, मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि 31 तारीख को मैं था ही नहीं, मैं कहीं गया हुआ था। और आज मैं सोच रहा था लाइव आने की, लेकिन आज IPL का फाइनल है तो वो देखेंगे और कल के दिन सुबह मॉर्निंग में ही मैं आपको बता दूंगा, बल्कि अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के दिन लाइव मिलेंगे। हसीबुल अंसारी हैं और जो हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। और देव कुमार जी हाँ, एक बार मैं कंफर्म कर दूँ, मैं सुबह पोस्ट कर दूंगा कि कल के दिन लाइव आएंगे या फिर नहीं आएंगे। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फ़ैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा। साजिद दार जी हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी खुशबू और जाकिर दोनों ही बराबर के ज़िम्मेदार हैं और ये भी हर कहानी में देखने को मिलता है कि अवैध संबंध असली वजह बनते हैं। जी बहुत अच्छी बात कही मंसूरी भाईजान जी आपने, शुक्रिया। लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं लव यू डियर। तो भैया लव यू टू, आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी आपकी जो वाइफ दीप है उनका नाम मुझे याद हो चुका है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेद भाई, कैसे हैं आप। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। हसीबुल अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई। तो वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दुर्गेश सोनी है, लिखते हैं, मौत की जिम्मेदार पत्नी है जिसका नाम खुशबू होकर भी बदबू होना चाहिए था। श्याम सुंदर सोनी, पन्ना मध्य प्रदेश से कहानी सुनते हैं। तो श्याम सुंदर जी मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है, लिखते हैं, टेक केयर भाई, अपना ध्यान दो भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं, नाइस स्टोरी, खुशबू ही सारा जो गुनाह है उसने किया है, तो थैंक्स भाई। उसके बाद में शाहिद करके आईडी है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सब झारखंड में ही होता है, हमारे में बहुत कम होता है भाई, हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है। और अलबफ़ा हैं, लिखते हैं, जल्दी बताओ, शुक्रिया। ठाकुर साहब हैं, लिखते हैं, सर प्रणाम, क्या आप गौरव अत्री नामक आदमी को समझाओगे कि रोज़ संतरा दारू पीकर फिर भांग की बीड़ी पीता है, क्या पता वो आपके बोलने पर मान जाए, प्लीज़ सर। तो ठाकुर साहब जी, मैं आपके जो दोस्त हैं गौरव अंतरी नामक, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इतना ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपके लिए, जो सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। दौलत, पैसा, रुतबा, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन सेहत अगर एक बार चली गई तो फिर आप पैसा देकर भी, पैसा खर्च कर भी सेहत वापस नहीं ले पाएंगे। तो अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए ख्याल रखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, अच्छे तरीके से जिएं। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं, लाइव कब आ रहे हैं। तो दिनेश कुमार जी कल सोचते हैं, आज तो IPL का फाइनल देखेंगे। उसके बाद में चौधरी हैं, लिखते हैं, गुनाह करने से पहले इंसान अंजाम का थोड़ा भी ख्याल कर ले तो शायद जुर्म थोड़ा कम हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है चौधरी जी आपने, आपका शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं, गलती खुशबू की है और जाकिर की भी है। भाई शुक्रिया के खान जी। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं, खुशबू की बहुत बड़ी गलती है। रीनू सुनील त्यागी शानापुर शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का शुक्रिया। हैरी क्षेत्र हैं, तेरे 2-3 कैसे गुजरे हूँ, क्या करना है, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है। तो हैरी क्षेत्र जी,
मेरे भाई, आप अगर क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो थोड़ा सा तफसील से सुनाता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी केस को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का ज़ेर लगाती है और पुलिस की उस मेहनत को बताया ना जाए तो फिर ये एक उन पुलिस वालों के लिए, उन पुलिस अफसर्स के लिए ना एक तरीके से उनके प्रति नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत से उस केस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में शाकिर मिर्ज़ा लिखते स्टोरी, तो भाई क्या ही कहते हैं भाई, आपका शुक्रिया। खैर, गल प्रेमजीत हैं लिखते हैं, खुशबू भाई आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, आप लोगों के ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।